गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि समाकलन को दो स्थिति में बांटा गया है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा है स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। देखिए, इंडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। अभी तक आपने जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 से एक्सरसाइज नंबर 7.7 के क्वेश्चन करे, सारे क्या हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रल है। कैसा होता है? fx dx आता है, फंक्शन ऑफ x आता है, फंक्शन ऑफ x का फलन जब इंटीग्रल करते हैं तो एक फंक्शन आता है। जैसे मैं कहूं x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन आया वो भी x के रूप में ही आया, और ये वेरिएबल के रूप में है। देखो यहाँ वेरिएबल है, और वेरिएबल अपने आप में इंडेफिनेट होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, जो वैल्यू आई ये है कितनी नहीं पता। दूसरा जो है, ये जो कांस्टेंट की वजह से भी ये इंडेफिनेट बन गया है। एक इसमें वेरिएबल है और साथ में कांस्टेंट भी, और कांस्टेंट भी ऐसा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, अलग अलग कंडीशंस, आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अलग अलग देंगे तो इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब जो डेफिनेट है निश्चित समाकलन में आपके पास लिमिट दी रहती हैं, ये लिमिट, इसे बोलते हैं x इज इक्वल टू बी, अपर लिमिट, उच्च सीमा, x इज इक्वल टू a, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ठीक है दोस्तों। x इज इक्वल टू बी क्या है? अपर लिमिट, उच्च सीमा है, और x इज इक्वल टू ए क्या है? x इज इक्वल टू ए क्या है? लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है। तो इंटीग्रल जो आगे आकर के आपके पास आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास जो x के रूप में वैल्यू आएगी या फंक्शन ऑफ x आएगा, उसमें x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी रखने हैं, तो वो अब फंक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि वो फिक्स वैल्यू देगा। डिफरेंस ऑफ दिस fx at x is equal to b and or you may say the value of the function fx means जो आया, फॉर एग्जाम्पल ये आया आपका fx, ठीक है, fx प्लस c आया, फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिखा a to b, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस fx at x is equal to b माइनस वैल्यू ऑफ दिस fx at x is equal to a। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, देखिए और क्लियर करते हैं दोस्तों, क्या है निश्चित समाकलन, क्या है अनिश्चित समाकलन, और मैं आपको बताता हूं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, x dx इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यू ऑलरेडी नो, ओके। यू से 1 to 2 x dx इज, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 1 to 2, ऐसे लिखते हैं इसको। इंटीग्रल वही है, बट लिमिट फ्रॉम 1 to 2, लिमिट आ गई 1 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, ठीक है।
ठीक है। अब मैं सी बाय द वे रख भी दूंगा, चलो सी भी रख देते हैं। आप बोलेंगे सी कहाँ चला गया, सी भी रख दिया। तो x की वैल्यू किस पे, व्हेन x इज 2, तो x की जगह पे 2 कर लीजिए, 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये तो कांस्टेंट है, माइनस माइनस x की जगह पे क्या 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसी इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, 2 प्लस सी हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर 2 प्लस सी माइनस ये आपका आया 1/2 माइनस सी, इससे तो ये कट गया, और 2 माइनस 1/2 आपका कितना आया 3/2, ठीक है डिस्टेंट, कितना आया 3/2 आ गया। ये क्या है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट आ गया। जबकि ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज अगेन ए फंक्शन, आपका फंक्शन निकला वेरिएबल के रूप में निकल गया। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, डेफिनेट, निश्चित फिक्स वैल्यू मिल गई 3/2। अब क्लियर हो गया। कैसे पहचानेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं होती हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट होती है, बस इसलिए बात है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लिमिट होती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, क्योंकि लिमिट दे रखी है, ठीक है। और जो आपको आगे मिलने वाले एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली, एक डेफिनेट वैल्यू मिलने वाली, क्लियर है। दूसरी बात आप देखिए, ये जो dx है ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता, आप 1/2 x dx भी वही होगा जो 1/2 t dt होगा, वही 1/2 u du होगा। इस केस में वैल्यू वही आएगी, इस केस में वैल्यू वही आएगी, उस केस में वैल्यू वही आएगी, ठीक है, ठीक है। जितनी वैल्यू इसमें आएगी उतनी वैल्यू यहाँ आएगी, उतनी वैल्यू यहाँ आएगी। पर इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल में ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसको लिखेंगे आप टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इसको लिखेंगे आप यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अलग अलग फॉर्म में आएगा, ये टी का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, ये क्या है यू का फंक्शन है, ठीक। पर यहां पर क्या आएगा, जब वैल्यू पुट करोगे, जब वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट में यहां पुट करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां पुट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां पुट करेंगे, तो एक फिक्स्ड वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू ही आनी है। इसकी वैल्यू भी वही होगी, इसकी वैल्यू वही होगी, इसकी वैल्यू भी वही होगी, ठीक। परंतु यदि ये इंडेफिनेट है, यदि ये इंडेफिनेट है तब आप इसको इक्वल नहीं कह सकते हैं। यदि मैं यहां से हटा दूं, ये आप लिखा 1 to 2 यहां से हटा दिया, यहां से हटा दे, तभी आप इनको इक्वल नहीं कहेंगे। तब ये तो क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, और ये वाला फंक्शन आपका क्या निकल गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। वी डोंट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स एंड टी, एक्स एंड टी के रिलेटेड है कि नहीं, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए, इंडेफिनिट इंटीग्रल समझ गए। अभी तक सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल ही किए। अब हम डेफिनेट की ओर चलेंगे, मतलब लिमिट दी रहेगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे अभी तक आपने किया। एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 में जितने तरीके से इंटीग्रल की करेंगे वैसे ही, ठीक है, करेंगे वैसे ही। पर बाद में जैसे ऐसे तो करते थे आप, भाई इंटीग्रल एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं आप, ऐसे तो लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये तो होता है। करना क्या है, बाद में डेफिनेट के लिए लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट पर एक्स इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू, और उनका डिफरेंस आपका, ठीक है। दूसरी बात आप एक चीज देख रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते समय, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते समय ये कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं ना, ठीक है, समाकल गुणांक यूज करते हैं, वो कट जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो अपर लिमिट में भी आएगा और डिफरेंस में लोअर लिमिट में वो कट जाता है। इसलिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे, हमको यहाँ कांस्टेंट नहीं रखना चाहिए। हम इसको सीधे, जब हमको मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है मीन्स आपको इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है 1 to 2, तो आप यहाँ आप कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन तो कर देंगे एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 1 to 2, पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करते। किसमें,
डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि वो कट जाता है, उसे निश्चित कटना ही कटना है। तो क्यों अपने लिए काम बढ़ाए? जो चीज़ हमारी जो आगे जाकर के वैल्यूज हो जाएगी अपने आप ही, तो हमें पहले पता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ने कट जाना है, तो हम उसे लिखते ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट। और आप देखिए, एक तो हम कह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल आपका क्या है, जो ये फंक्शन आया इसकी अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस ये जो फंक्शन आया इसके लोअर लिमिट पर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस है। दूसरे रूप में क्या है, और बड़े रूप में इसको देखिए, ये आपका इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में डियर स्टूडेंट? आप देखिए, आप इसको देखिए, जो मैंने ये हेडिंग लिखा हुआ है ना, इस रूप में भी जाना जाता है। देखिए आप, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ऐसा ले लूं, ये आप जानते हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है और मैं उसको सीमित कर दूंगा केवल एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, केवल एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मीन्स, एफ एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। जब भी आप 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, तो ये क्या हो जाता है, ये x होता है, ये क्या हो जाता है, ये y हो जाता है ना। या आप कह सकते हैं ये x है तो ये क्या है, fx है ना, इसी को y कह देते हैं। ठीक है, और जब आप पॉइंट ट्रेस होते हैं आपके पास डिफरेंट पॉइंट 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आप किसी टाइम पर यदि मेरा एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, तो जब मैं इसको यूं ट्रेस कर लेता हूँ, तो यही तो है एफ एक्स, यही फंक्शन है जो ट्रेस करके आया। ठीक है, ये वैल्यूज हैं इसकी, इन पॉइंट को मिला देते हैं तो ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, तो हम कहाँ ले रहे हैं इस एफ एक्स को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ, ये आपका एफ एक्स है। लिमिट आपको क्या कह रही है, देखिए, लिमिट मीन्स x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अब आप देखिए x इज इक्वल टू ए होता क्या है, पहले ठीक से समझ लेना है। थ्योरी समझ गए पहले तो दिमाग में बात बैठ जाती है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, ऐसे नहीं हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है क्या पता नहीं, क्या पता नहीं चल रहा है। पहले थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए थ्योरी से, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो ये हमने कहा x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। x इज इक्वल टू ए की लाइन क्या होती है, देखिए, ये आपका ए वैल्यू यहां से आता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू ए वाली हुई है, इस पर हमेशा x की वैल्यू ए रहेगी। लाइन आपने क्लास 11 पे पढ़े हैं इस टाइप की लाइन। ठीक है, x इज इक्वल टू बी, यहां से लेकर के यहां तक b है, तो ये जो इक्वेशन आई इसकी x इज इक्वल टू बी आई, इस लाइन की इक्वेशन b, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू b, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू a। इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू b हो गई, इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू a। अब एक्चुअली ये आया क्या, इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ द कर्व अंडर दिस area under this curve between x axis and the ordinate x is equal to a, x is equal to b। ये पूरा मैकेनिज्म क्या दे रहा है आपको, ये तो फंक्शन हो गया x is equal to a, x is equal to b ने इसको कहा कि x is equal to a से x is equal to b तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसका इसके बीच और इसके x एक्सिस है ना, इसके बीच का एरिया है ये एक्चुअली है क्या, दिस इज एरिया बिटवीन दिस कर्व, दिस एंड दिस, ऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। यह जो है इंटीग्रल, ये एक ऐसा एरिया है
जो कि इस कर्व के नीचे x इज इक्वल टू ए, जो आपकी ऑर्डिनेट है, कोटि। ठीक है, आपने दो चीज पढ़ी ना, कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट और भुज, अवशेषा, दो चीज पढ़ी है आपने। ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, इसको बोलते हैं अवशेषा, भुज, और ये वाले है कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये पढ़े हैं आपने 11th में, आपको मालूम है अवशेषा, ऑर्डिनेट। तो ये जो एरिया है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एरिया किसके बीच में है, इस कर्व के बीच में, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, यही एरिया आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ये कहता है। ठीक है, बस आप समझ गए ये है क्या, ये एक एरिया है, इस कर्व का एक पॉजिटिव पार्ट आपने लिया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस कर्व मींस y की वैल्यू पॉजिटिव है, और किसके बीच में, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू b, इसके और इसके बीच में, इस कर्व के नीचे और x एक्सिस के बीच में, dx है ना, x एक्सिस के बीच का ये एरिया है। बस यही डेफिनेट इंटीग्रल है। इसी को कहा गया है कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। मतलब हम क्या करते हैं कि इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने, मतलब इस एरिया की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो एरिया आया है कर्व के बीच में, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, तथा x एक्सिस के बीच में ये जो एरिया बना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना ही क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? अब इसका एरिया निकाला कैसा जाएगा, एरिया हम निकालेंगे कैसे, जैसे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप उसको समझिए क्या करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखिए, हमने कहा यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, हमने बताया, आपने एक्सिस सिस्टम बनाया, एक्स डैश वाई और वाई डैश, इस कर्व का वाई की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, मतलब कर्व का जो पार्ट यहां आपका पड़ रहा है। ठीक हो गया, ये हमने क्या कह दिया, ये एफ एक्स है, फंक्शन। ठीक है, ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। आपको ये वाला एरिया चाहिए इसके बीच में, x एक्सिस के बीच में, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो ऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में और कर्व के बीच में ये एरिया चाहिए। ठीक है, अभी कैसे निकलता है, यहां पर तो वैल्यू x इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू बी है, मतलब b कॉमा 0 यहाँ पर है, और आप कह सकते हैं a कॉमा 0 यहाँ पर है, मतलब ये वैल्यू a है, और ये वैल्यू कितनी आपकी b है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को निकालने के लिए, ये जो एरिया है इसको स्मॉल पीसेस में बांटते हैं, ऐसे बहुत छोटे 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 एरिया में इस पूरे रीजन को बांटा, और इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सबका एरिया ऐड करके, सबका एरिया ऐड करके पूरा एरिया निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफलों को जोड़ करके पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, और आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन, समेशन मतलब योग, योग इंटीग्रेशन में कब चेंज होता है, व्हेन समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन। ये भी योग है, दिस इज आल्सो सम। अब आपको मैं कह रहा हूं इन एरियाज का सम है, ये शो करेगा, मतलब ये जो सिंबल है
ये भी सम शो करेगा, ये भी सम शो करता है, पर ये होता है डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हुए? 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज, एक के बाद दो है, फिर दो के बाद तीन है, फिर जबकि एक और दो के बीच में भी क्या इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर ये कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि एक और दो के बीच में गैप है, कुछ पता नहीं कि क्या वैल्यू है। सीधा एक के बाद जंप 2 पे है, फिर दो के बाद जंप 3 पे है, फिर 3 के बाद 4 पे है। तो जब आप स्टेटिस्टिक्स करते हैं, सांख्यिकी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ इस समीशन का यूज होता है आपका। तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए वहाँ कैलकुलेशन की जाती है। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब ये, ठीक है। और जब जो है एक्स क्या लेंगे आप, सारी वैल्यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 से 5 तक लिख रहे, फॉर एग्जाम्पल 1 से 5, आपने क्या सेट बनाया 1 2 3 4 5, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू दिस, एक्स की वैल्यूज यहां से हैं। तब जब आप समेशन करते हैं तो वहां हम समेशन का यूज करते हैं, कोई चीज ऐड करनी है यहां से लेकर यहां तक, समेशन यूज होता है, ठीक है। लिखते भी हैं आई वेरी फ्रॉम 1 to 5 फॉर एग्जाम्पल, जो भी करना है, यदि एक्स आई करना तो एक्स आई हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 समेशन, ठीक। पर यदि मैं यही कर दूं कि x बिलोंग्स टू 1 5, अब इसको देखो इस इंटरवल में x की वैल्यू 1 भी है 5 भी है, 1 और 5 के बीच में सब कुछ है, ठीक है। सारी वैल्यूज x बिलोंग्स टू r, सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 2 के बीच में भी सारी वैल्यू आ गई, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट होंगे, 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो यहां पर यही वेरिएबल x क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो यही सम इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, तो वो डिस्क्रीट होकर के कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे माना सीढ़ियां हैं, सीढ़ी होती है सबसे नीचे की सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फिर उसके ऊपर दूसरी, अभी गैप है बीच में, पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी काउंट होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर पांचवी होगी, ऐसे काउंट करते हैं ना आप, ठीक, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिस्क्रीट टाइप का, x इक्वल टू 1 1 2 3 4, जब आप ऐसे काउंटिंग नंबर यूज कर रहे हैं काउंट करने के लिए, ठीक है। पर यदि मैं उन्हीं सीढ़ियों को, भाई सीढ़ियां हैं आपकी, एक सीढ़ी यहां पर है, फिर उसके बाद ये है, गैप है बीच में, फिर ये है तीसरी सीढ़ी, फिर ये चौथी सीढ़ी हो गई, और मैं यदि रैंप बना दूं, रैंप में कहीं गैप नहीं है, देखो ये देख रहे हैं, यहां से आप इस हाइट तक भी पहुंचे तो कंटिन्यूटी एक भी पॉइंट नहीं छूटा। और कंटिन्यूअस फंक्शन हमने जब पढ़ाए थे आपको वहां बताया था कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम one end of the function to another end, if you don't lift the chalk to reach from one end to another, it means that function is a continuous function. यदि हम चौक इसके एक किनारे पे रखें और लास्ट तक पहुंच जाएं, चौक को उठाने न पड़े, लिफ्टिंग नहीं करनी पड़े, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो ये सीढ़ियां किस में कन्वर्ट हो गई, अब रैंप में। तो ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है और ये कंटिन्यूटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, तो वहां समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। आप समझ गए, जो लिख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम मतलब योग बल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, योग करते हैं साहब, योग कैसे, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा आपका, 1 से 5 के बीच में फंक्शन आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये उसकी कुल मिला के थ्योरी है, ठीक है। अब आप देखते हैं, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, ठीक है। इसके एरिया को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, आप देखिए एरिया को आप कैसे निकालते हैं। एरिया को हम कह रहे हैं स्मॉल पार्ट में,
आपने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक क्या लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ए बी हो गया ना, तो ए बी हुआ कितना, बी माइनस ए हुआ, ए से बी की लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए, यहां से यहां तक बी है और यहां से यहां तक ए है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए हो गया। इस बी माइनस ए को आपने इसके एन पार्ट किए, एन पार्ट किए, और इस ढंग से एन पार्ट किए कि दिस एन टेंड्स टू इंफिनिटी। इतने पार्ट के इसके छोटे छोटे कंटिन्यूटी बनाने के लिए इतने पार्ट इसके किए कि एन क्या है, इंफिनिटी की ओर जा रही, इतने पार्ट कर दिए इस डिस्टेंस के, इस डिस्टेंस के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, और इसी को कहा आपने एच, एच मतलब ए की चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आएगी वो, बी माइनस ए को आपने माना आपके पास था 5 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा 3/3, 1, तो चौड़ाई कितनी होगी, एक भाग आ जाएगा ये, ठीक है। इस पूरे को बी माइनस ए को आपने एन टुकड़ों में बांटा, तो एक टुकड़े की चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी ना, बी माइनस ए बाई एन, और उसी को आप कहते हैं एच, ये एच है, एच 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 एच, और when n tends to infinity h will tends to 0। जैसे n इंफिनिटी की ओर जाएगा वैसे h की लिमिटिंग h 0 की ओर टेंड करेगा, मतलब ये चौड़ाई इतनी कम है, इतनी कम है, ये चौड़ाई इतनी कम है, ये 0 की तरफ टेंड करेगी, तो एरिया के लिए क्या बन जाएगा, ये तो एक हिसाब से आपकी लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गई, ठीक। और x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए, आपके पास है ना y इक्वल टू एफ एक्स है ना, ठीक है, तो x इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, x इक्वल टू ए पे एफ ए, तो ये एफ ए, ये निकल गई ऑर्डिनेट, और इस पहले वाले का एरिया ये एच है, ये पहला वाला जो रेक्टेंगल बना आपका, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा रेस्टेंट, इस रेक्टेंगल का एरिया आपके पास कितना आ गया, आप देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आया, इसका एरिया आया एफ ए इंटू एच, इसका, ये पहले वाले का। दूसरा वाला देखिए, ए तो आपका यहां तक है, ठीक है, हमें थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे, ए तो यहां तक वैल्यू है ना इसकी, ये और ये एच है, तो यहां से यहां तक ए प्लस एच, दूसरे पे पहुंचने के लिए आप ए प्लस एच हो गया, एक्स की वैल्यू आपके पास यहां पर, तो एक्स इज इक्वल टू था ए, यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जगह पे ए प्लस एच कर दीजिए, तो एफ ए प्लस एच, मतलब ये दूसरे वाला जो ऑर्डिनेट बनेगी, अब इधर वाली ऑर्डिनेट जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, एफ ए प्लस एच, बहुत सटे हुए हैं तो इतना नजदीक है, और उनकी चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है एच, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा एच, ठीक है, इसका एरिया निकलेगा, इसका भी एरिया। तीसरी वाले का देखो एच प्लस एच, 2h हो गया, यहां से यहां तक 2h और यहां से यहां तक a, तो a प्लस 2h पर वैल्यू देखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस 2h पे वैल्यू देखेंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ए प्लस 2h, x की जगह पे a प्लस 2h कर रहा हूं, फंक्शन है ना आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो जब x की जगह मैं a प्लस 2h करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ए प्लस 2h, और एफ ए प्लस 2h क्या है, क्या नेक्स्ट ऑर्डिनेट निकल जाएगी, इसकी हाइट निकल जाएगी आपके पास, और विड्थ उसकी भी h है, ठीक है। तो तीसरा वाला 1 2 तीसरा वाला इसकी हाइट आपके पास क्या निकली, एफ ए प्लस 2h, और ये आपका h है चौथा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। एक्चुअली ऐसा बन रहा नहीं है, ऐसा बन रहा है एक्चुअली, इस टाइप का बन रहा ना, ये तो h है,
ठीक है। अब वही तो है, आप देखो इसको ना, ये तो आपने कर रखा है कि h को बहुत छोटा बना रखा है, h को बहुत छोटा सा बना रखा है, h को बहुत छोटा बना रखा है। तो जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा, ये आते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि लिमिटिंग केस में व्हेन h will tend to 0, यही हाइट आपकी इसके ऊपर लगभग आ जाएगी। तो ये जो एरिया है आप इसकी वैल्यू लें, चाहे इसकी वैल्यू लें, ठीक है। एफ ए और एफ ए प्लस एच लगभग लगभग सेम हो जाएंगे वो लिमिटिंग केस में, जब एच 0 की तरफ टेंड करेगा। तो समझ रहे हैं, तो इसको मतलब है ही एक्चुअली कैसा बोल रहा हूं मैं, इसको मैं बोल कैसे रहा हूं, एक्चुअली है ऐसा ही, ये एच है, ये एफ ए है, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं इधर वाले को एफ ए प्लस एच। तो व्हेन लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच एफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपके पास h छोटा होता जाएगा, ये वाली हाइट इसकी तरफ आती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं एज ए लिमिट के रूप में ये हाइट इस रूप में आ जाएगी। तो मैं कर रहा हूं, ये मैंने एफ ए माना, ये एफ ए प्लस एच, ये एफ ए प्लस 2h, इसी के बगल वाला जबकि है सेम रेक्टेंगल पर इस शेप का है, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा, आप समझ रहे होंगे कि आपने x = a डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए स्टूडेंट आपने। अब हम इसको फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, कैसे सम निकाला जाता है, क्या यूज होता है, किस रूप में डेफिनेट इंटीग्रल आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। आप कह रहे हैं x = a, ठीक है, ठीक हो गया। क्या बनाए, एट ए फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पर बना एफ ए प्लस एच, वाई की वैल्यू, ठीक, a प्लस 2h, नेक्स्ट वाला a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, अब तो चलता जा रहा है, ठीक है। a प्लस एच यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ए प्लस 2h, ठीक है। आपने कहा a प्लस 3h, ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 3h। आपने कहा x = a प्लस n-1h, हमने इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, n। तो पहले वाले में तो a नहीं है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में क्या 0h है ना, यहाँ पर 0h है, दूसरे वाले में 1h है, तीसरे वाले में 2h है, चौथे वाले में 3h है, तो n वाले में n-1h, एक कम हो रहा है ना h की। तो जो लास्ट का पॉइंट है आपका x = a प्लस n-1h, इस पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस n-1h, ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक। अब एरिया निकालिए, देखिए ये तो ये कौन सा हुआ, ये तो हाइट होगी नहीं ये, और इसकी विड्थ कितनी है h, तो विड्थ तो सबकी सेम है, तो एरिया हो जाएगा कितना, एफ ए इंटू एच, ठीक है, ये ऑर्डिनेट इंटू दिस h मतलब इसकी चौड़ाई, प्लस दूसरे वाला उसका बगल वाला क्या है, उसकी हाइट है आपकी एफ ए प्लस एच इंटू एच, प्लस तीसरी वाली की है एफ ए प्लस 2h इंटू एच, हाइट तो चौड़ाई तो सबकी वही है ना, फिर तो वही है सबकी एच एच, ठीक है। प्लस 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 एफ ए प्लस n-1h। आपने यहां से लेकर के यहां तक n रेक्टेंगल बना रखे हैं, ये पहला रेक्टेंगल का एरिया आया, ये दूसरे का ये आया, तीसरे का ये आया, और एनवे का ये आया, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही तो है वैल्यू किसकी, a to b fx dx, आपको यही कहता है दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f a h, f a प्लस h h, एफ ए प्लस 2h h प्लस 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 एफ ए प्लस n-1 h h, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब क्या आया, अब क्या कॉमन आएगा आपके पास, यहां से हमारे पास यहां से कॉमन आ जाएगा रेस्टेंट। अब आप कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन आने वाला है, सब में h है, एक कॉमन फैक्टर क्या है वहां पर, h है सब जगह, तो h को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कितना आ रहा है देखिए,
यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ h है, सब जगह h है, तो a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर कर लीजिए, ये आया डिस्टेंट एफ ए प्लस यहाँ से एफ ए प्लस एफ ए प्लस ए प्लस 2h प्लस 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 चलता रहेगा एफ ए प्लस n माइनस 1h। समझे? ये आया ये डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये सम के रूप में आ गया, इसका 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 इन पार्ट का सम। ठीक हो गया? तो एक फॉर्मूला तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या कहता है? ये कहता है ये सारे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल का सम है, और उससे पूरा एरिया निकलेगा डिस्टेंट इसके नीचे का, कर्व के नीचे ये ऑर्डिनेट ये इसके बीच और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, यही ये डेफिनेट इंटीग्रल कहता है। अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। मैंने क्या कहा था? हमने कहा था कि b माइनस ए जो लेंथ थी यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक b थी, यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक a, तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए को n पार्ट में बांटा था, तो वही एक पार्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? h नहीं हो जाएगी। ये तो क्या था भाई, ये जो लेंथ है, ये जो यहां से लेकर यहां तक लेंथ है, इसके n पार्ट कर दी, तो एक भाग की चौड़ाई आएगी, वन पार्ट की विड्थ आ जाएगी आपको ये। और लिमिटिंग मतलब इतना छोटा किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस ए बाई एन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना छोटा कर दिया। n जैसे इंफिनिटी की ओर जाएगा, ये आपका 0 की ओर जाएगा h। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं h को, मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? b माइनस ए बाई एन के रूप में भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास दूसरी फॉर्म, इस फॉर्मूले की क्या बन जाएगा डिस्टेंट? किससे मैं चेंज कर रहा हूं इसको? देखिए देखो, देखिए डिस्टेंट मैं क्या पुट कर रहा हूं? b माइनस h की जगह मैं क्या कर रहा हूं? b माइनस ए बाई एन लिमिट n टर्न्स टू इंफिनिटी यहां पर, तो यही लिमिट h टर्न्स टू 0 h क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस ए बाई एन एफ ए प्लस h एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। और ये तो कांस्टेंट है b माइनस से, इसका तो लिमिट से कोई लेना देना है नहीं, तो इतना ही रहेगा। तो ये आ गया बाहर। ठीक है, मतलब इंटीग्रल हमारे पास अब क्या आ गया? आप लिख सकते हैं इसको कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए। इस पर तो लिमिट का असर नहीं पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n एफ ए प्लस h एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। यह डेफिनेट इंटीग्रल इस रूप में है, या तो इस रूप में लिखेंगे a टू एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टू टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस h एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। इसी का रूप आपका ये है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n एफ ए प्लस n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। यहाँ पर h नहीं है, मतलब 0h है, 1h है, 2h है। तो पहले वाले में 0h, दूसरे वाले में 1h, तीसरे वाले में 2h, तो n वाले में n माइनस 1h। ठीक है,
तो यही आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस आधार पे हमने क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर से जो एक्सरसाइज आपकी 7.8 होगी उसमें है तो कितने क्वेश्चन, उसमें तो है आपके 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं। पर जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब में एक ही तरीका है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 7.8 के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय।